अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का मेरा टॉपिक नैब अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। नैब आजकल बड़ा करंट टॉपिक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आए भी। एंड जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, लोगों का सवाल आता है कि आपकी वीडियोस कहाँ पे हैं। तो ये सारी आपको फेसबुक के पेज पे वीडियोस के सेक्शन में और यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है विद द सेम नेम CSS एग्जामिनर, वहाँ मिल जाएगी इफ यू लुक अराउंड अ लिटिल। तो अकाउंटेबिलिटी को नेचुरली अटेम्प्ट करने से पहले देखना है कि अकाउंटेबिलिटी है क्या। तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के नाम है। आपको पब्लिक ऑफिस दिया जाता है, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपने अच्छा परफॉर्म करना होता है, आप अच्छा करते हैं, आपकी अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है। आप अच्छा नहीं करते, आपकी बैड क्रेडिबिलिटी होती है। इससे होता है कि आपकी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट को परवान मिलता है। मतलब लोग नेपोटिज्म से वोट नहीं खरीदते, लोग करप्शन के पैसे से वोट नहीं खरीदते, लोग अकाउंटेबल होते हैं। ओवरऑल लोग एक दूसरे को डेमोक्रेटिकली जज करते हैं इन बुनियादों पे किसका मंशूर या किसका एजेंडा ज्यादा बेहतर है। इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है, आप देखें इसमें पुलिस, कस्टम्स वगैरह, ये बातें हम पहले भी करते रहे हैं, हर बंदे को इसका आइडिया है। हमने आज ज्यादा फोकस रिफॉर्म पे करना है, लेकिन उससे पहले ये प्रियम्बल है, ये बैकग्राउंड है। तो पुलिस और कस्टम्स वगैरह अगर पैसे लेंगे तो क्या आपको लगेगा उनके बारे में। तो आप इसी तरीके से नेचुरली अगर वो अपने ऑनरेबल तरीके से ना ले पैसे, तो वो आप यू रिस्पेक्ट देम एंड यू ऑनर देम, तो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट भी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टमैटिक भी होती है, जिस तरह आप नैब बना लें या FBI का इकोनॉमिक क्राइम विंग का डिपार्टमेंट बना लें, या स्ट्रक्चर होती है जिस तरह माँ बाप, फैमिली यूनिट, सोसाइटी, कल्चर आपको सिखा दे, आपको एजुकेशन में सिखाया जाए। तो ये स्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी के एलिमेंट्स हैं, ये सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ होती है, सॉरी स्ट्रक्चर ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ होती है, और जो सिस्टमैटिक होती है दैट इज मोर टुवर्ड्स सर्जरी टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब जब मसला हो जाए तो उसको हल करने का तरीका। अब आगे आ जाए। आगे ये है कि जी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के मसाइल क्या हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आज तक सही तरीके से मरतब नहीं हो सका। यानी सादे लफ्जों में ये है कि अगर आप किसी विसल ब्लोअर कहते हैं, अगर आपने किसी के गलत मामलात के ऊपर किस अदारों को बताया है तो उसको पता लग जाता है। तो उसको पता लगना नहीं चाहिए, उसको ना पता लगे, इसको कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये पता लग जाता है, नेचुरली इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि वो बंदा फिर आपको हरास करता है, या जो है वो आपको मतलब अंडरमाइन करता है या हटा देता है अपने लाइन से। दूसरा क्या, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर नैब यूज होता है। प्राइम मिनिस्टर्स, ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन की पूरी बेंच को, गवर्नमेंट को, आजकल वैसे भी आपको समझ आ रही है थोड़ी सी, मेक इट आल्सो मेक सेंस दीस डेज। तो ये जरूरत थी कि नैब को कंट्रोल किया जाए ताकि पॉलिटिकली इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना किए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 बंदे इधर से तार के इधर डाल दिए, अपनी पार्टी के अंदर डाल दिए। तो ये जो होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, नैब प्रेशर करता है तो वो टैक्टिक्स को इस्तेमाल ना करें नैब। इसलिए जरूरी था कि अकाउंटेबिलिटी के कल्चर को दुरुस्त किया जाए। फिर कॉन्डक्ट और डिसिप्लिन का रूल, मतलब यहाँ पे ये है कि अब एक ऑफिसर है, उससे लैप्स ऑफ जजमेंट हो गई है, उससे गलती हो गई है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसको उठा के आप नैब के कानून में डाल दें। ठीक है, उसकी गलती से 10 करोड़ का भी नुकसान हुआ होगा, पर उसकी नीयत तो बुरी नहीं थी। तो ये यहाँ पर देखना है कि उसका कॉन्डक्ट के रूल्स का मसला था या डिसिप्लिन के रूल का मसला था, उसको नैब से ना जोड़ा जाए। फिर लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रेगुलेटरी, ये COI इज रॉन्ग, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट। अब आपने बड़ा फुकदान है कि लेजिस्लेशन के अंदर और हमारी फाइनेंशियल रेगुलेशन के अंदर, तो इसी वजह से ये मामला जो हैं ये आगे आते हैं। मतलब क्या ये किस तरह मुमकिन है कि जी करोड़ों रुपए एक ऐसे बंदे के अकाउंट के अंदर जा रहे हैं जो कि मतलब आई वुड नॉट लाइक टू से कि वो पापड़ बेचने वाला है, पर वो कंपैरेटिवली गरीब, तो उसके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से चलेंगे। तो आपकी रेगुलेटरी डेवलपमेंट ही नहीं है उसके मुताबिक, आपकी लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट नहीं, कानून साजी नहीं की हुई हमने सही तरीके से। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, ये भी तो देखना है कि एक बंदा है उसके पास इतना एक्सट्रीम इख्तियार है। और ये आप देखें, चेयरमैन है हमारे पास नैब का, नैब के चेयरमैन है, और वो नैब के जो चेयरमैन है वो जिस मर्जी को चाहे वो अरेस्ट करवा सकते हैं। तो इसको भी देखना होता है आपने। तो इसके बाद आगे आ जाए, हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, वो भी कोई इतनी खास नहीं है। एक प्रीव्यू सा है हल्का सा, इसको देख लेते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, वो जमाने जा चुके हुए जी, हम किसी के नाम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी करवाएं। आप फाइनेंशियल रेगुलेशन आपको करनी पड़ती है। अब पैसे मोबिलाइज करने के इतने तरीके हैं, यहाँ से इधर कर लो, उधर से मूव करके बाहर ले जाओ।
तो फाइनेंशियल रेगुलेटरी एक्ट है नहीं पाकिस्तान में 50 साल के बाद बेनामी का जी प्रोबेशन के जी आप किसी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। ये एक्ट तो बना लिया है, इस एक्ट की हद तक ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती भाई। एक बंदा कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है भाई, वो आप कहते हैं जी ये नहीं आपके नाम के ऊपर नवाज शरीफ ने रखवाई हुई है, ये आपके नाम के ऊपर शहबाज शरीफ ने रखवाई हुई है, या नॉट टू यूज द पॉलिटिकल नेम्स, या किसी बंदे ने रखवाई हुई है। ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया, ये जमाने तो जा चुके हैं। अब वो वाला काम नहीं होता, अब फाइनेंशियल रेगुलेशंस आपको लेके आनी। दूसरा क्या है, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट प्रोडा। नाउ दैट वाज इन अयूब्स टाइम, इसके अंदर 6000 बंदे फारिग हो गए जी। पब्लिक ऑफिस और इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, ये दोनों एक्ट्स जो थे इनमें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स यानी सिविल सर्वेंट्स को, और यहाँ पर मतलब सिविल सर्वेंट्स और एमएनए और ऑल दो इलेक्टिव बॉडीज के अंदर मतलब ये इलेक्शन करके एमएनए एंड ऑल दैट, ये सारे जो कंबाइंड था इनका एक एक्ट बनाया गया। मुख्तलिफ इनको नाम दे दें, गिव देम गुड नेम्स एज मच एज यू कैन, बट बेसिक आइडिया वाज कि ऑपोजिशन के बंदों को निकाल दिया जाए करप्शन के चार्जेस बना के। उसके लिए लेजिस्लेशन ऐसे की जाती है कि जी किसी ने अगर इल्जाम भी लगा दिया तो उसको नैब पकड़ लेगी, या उसको क्या नाम है अदारा पकड़ लेगा, बल्कि इल्जाम पे तो नहीं पकड़ा जाता। तो ये मामला हैं, इन चीजों को डिस्कस करेंगे हम नेचुरली कि आगे क्या है सोल्यूशंस। एहतजाब कमीशन की हिस्ट्री भी आपको पता है 90s के अंदर, और बल्कि इनफैक्ट 90s के अंदर तो आपको अकाउंटेबिलिटी का पता भी है कि अकाउंटेबिलिटी ने किया। ये एक अलग डिबेट है हमारा, आज रिफॉर्म की हद तक टॉपिक है, ये हम किसी टाइम फिर डिस्कस करेंगे। अकाउंटेबिलिटी के नाम के नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, उधर जरदारी को डाल दिया, मतलब एक दूसरे को एहतसाब कमीशन ने रगड़ा दिया थ्रू पॉलिटिकल मींस। और फिर नैब के 1999, नैब के ऊपर बात कर लेते हैं। नैब का 1999 का जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कहती है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का अदारा है, यानी आप 200 करोड़ रुपया चोरी कर लें और 150 करोड़ रुपया देके तो आप अपनी प्ली बार्गेन कर लें। ये नैब का कानून प्ली बार्गेन का ये है कि आपने 200 करोड़ चोरी किया हुआ है और 150 करोड़ आप दे दें, और 50 करोड़ फिर भी बच जाता है। आप यूं समझ लें कि आप सेटलमेंट कर लेते हैं। तो सेटलमेंट आपको लगता है कि क्या मतलब है कि जिस बंदे ने चोरी की होती है वो उसके फेवर में नहीं होती। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों मिलजुल के फैसला कर लें कोई एक। तो वो इस तरीके से ये इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन का एक अदारा था नैब। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये काम बंद करा दिया नैब के। अब जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो ये कहते हैं जी ये काम अगर हमें करने की इजाजत दी जाती तो हम ये जितने लोग हमने बंद किए हुए इनसे हम प्री बार्गेन करवा के पैसे निकलवा लेते। अब ये बात डिबेट अलग है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मोरालिटी इज नॉट द पॉइंट, हमने रिफॉर्म्स को देखना है। रिफॉर्म्स की दूसरी वजह क्या बनती थी कि सब्सटेंशियल पावर थी चेयरमैन के पास, वो सिविल सर्वेंट के खिलाफ, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो जिस मर्जी के खिलाफ ऑर्डर कर रहा था, वो लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर देता था। चेयरमैन कहता था जी बंद कर दे, नैब ने सीज कर दी, ना वो बिक सकती थी, नैब के खातों में चढ़ जाती थी प्रॉपर्टी। तो ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर बंदों को गिरफ्तार करके डंजन्स के अंदर डाला हुआ है। ये तो कुछ लोग हैं ना जिनको इज्जत के साथ रखते हैं, बाकियों को उन्होंने बंद किए हुए नैब के वो जो होते हैं कोठरियों के अंदर। तो ये मामला डिस्क्रिशनरी पावर चेयरमैन के पास है, ये होनी नहीं चाहिए। फिर सेक्शन 24 के अंदर जो नैब का अक्यूज्ड है, यानी जिसके ऊपर नैब ने अपना पर्चा चलाया हुआ है, उस बंदे को जी 90 दिन तक के लिए रिमांड दिया जा सकता है नैब की कोर्ट से। नहीं, 90 दिन वाला रिमांड तो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के अंदर यूज किया गया था। इसका भाई नैब के साथ क्या करना है, यानी 90 दिन तक आप रिमांड लेते हैं, उसके बाद आपको पता लगे इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं। वेल इंटरेस्टिंग, देखेंगे। उसके बाद ये लैप्स ऑफ जजमेंट और करप्शन के मामला के ऊपर ये आपके पास पंजाब हाई कोर्ट का, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट का जो है ये डिसीजन है कि जी लैप्स ऑफ जजमेंट को आप करप्शन से अलग करें। एक बंदा उससे गलती हो गई है, ये भी बात तकरीबन ये सिंध हाई कोर्ट का है, सिविल डिस्प्यूट और करप्ट ऑफिसर्स, ये बातें दोनों एक ही है कि जी अगर एक बंदा है उससे गलती हो गई है कोई, पहले इसको डिफाइन करते हैं। ये है आप कह सकते हैं सिविल सर्वेंट की हद तक, ये बिजनेस कम्युनिटी की हद तक। सिविल सर्वेंट की हद तक कि अगर उससे गलती हो गई है, कोई डिसीजन गलत हो गया, उससे नुकसान भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे आप करप्शन के जुमरे में तो ना डालें। और यहाँ पर ये है कि जी एक बंदा है, उसने मतलब मिसाल के तौर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ है, एक टेंडर, ये केस भी यही है हशमतुल्लाह का कि जी टेंडर इशू हुआ, और उस टेंडर के अंदर ये है कि उसने करप्शन कोई नहीं की, लेकिन उसने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो ये सिविल डिस्प्यूट तो हो सकता है, पर ये करप्ट ऑफिस का डिस्प्यूट तो नहीं, मतलब उसके ऑफिस करप्ट तो नहीं, करप्ट ऑफिसर्स तो नहीं। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन और इकोनॉमिक क्राइम विंग, ज्यूरिसडिक्शन भी तो डिफाइन करनी है नैब की। नैब ही इकोनॉमिक क्राइम विंग भी बनाया हुआ है, एफआईए का भी आपके पास अदारा है क्राइम विंग का, इकोनॉमिक विंग क्राइम विंग का। इस तरीके से आपके पास एफबीआर है, नैब है, भाई इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कौन सा काम करता है, किसको देखता है, ये तो डिफाइन करना है।
ये भी आपको करना पड़ेगा। अब आ जाए जी क्लिपिंग ऑफ पावर्स। तो नैब के सिलसिले के अंदर जो अब रिफॉर्म पेश किए जा रहे हैं, इनसे पहले भी इसकी ताकत को कटेल करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे पहले को, बिकॉज अगले जितने भी पॉइंट हैं वो तकरीबन सारे जो हैं वो बाद में डिस्कस हो गए। इसको डिस्कस करेंगे, ये 2 पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट क्या है जी? अमेंडमेंट नैब के लॉ के अंदर ये हुई 2020 के अंदर ही। हमारे प्रेसिडेंट अलवी प्रेजेंट जो है इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के प्रेसिडेंट, मतलब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पीटीआई की हुकूमत से, इन्होंने ये कहा कि नैब जो है ये सिविल डिस्प्यूट्स और मतलब बिजनेस कम्युनिटी के डिस्प्यूट्स को नहीं पिकअप करेगा, ताकि बिजनेस कम्युनिटी तो चल सके। एक हिसाब से नैब का लॉ दुरुस्त भी है। और दूसरा ये था कि नैब जो है वो किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को राइट अवे गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक वो प्रूव नहीं कर देता कोर्ट के अंदर कि भाई, मतलब ये कि एमएनए वगैरह को ये नहीं कि उठा के आप डायरेक्ट पहले जेल में डाल दें, पहले आप प्रूव कर लें उसके बाद डाल दें। तो ये बात है। ये प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट 2020 के अंदर ये जनवरी में ही हुई है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द डेट, बट ये चेक कर लीजिएगा, ये अमेंडमेंट इसी साल हुई और ये अमेंडमेंट की गई, ये क्लिपिंग ऑफ पावर, ताकत को कर्टेल करने का। दूसरा ये जी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है नैब का, पहले तो चेयरमैन नैब का जो था वो अपॉइंट होता था प्राइम मिनिस्टर एंड ऑपोजिशन की मर्जी से। अब जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है वो भी प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन की मर्जी से अपॉइंट किया जाएगा। और ये भी सजेशन है, ये भी हम आगे डिस्कस करनी थी, लेकिन चले ये भी एक सजेशन है। अब ये सजेशन किसकी है? ये है जी सजेशन ऑपोजिशन लीडर्स की। जो ऑपोजिशन की पार्टी इस वक्त नैब के रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वो ये सजेशन दे रहे हैं। ये उनकी पहली सजेशन है। दूसरी सजेशन क्या है, मैंने आगे लिखा ही वो ये आगे आता था, यहाँ पे पॉइंट आता था। अगला पॉइंट क्या है, वो कहते हैं नैब के कानून की एप्लीकेबिलिटी 16 नवंबर 1999 के बाद से होगी। तो इससे पहले जो करप्शन की चार्जेस हैं उनका क्या किया जाएगा? तो आप देख लें, अपना आप लगा लें अंदाजा कि क्या पर्पज है। टेन्योर नैब के जो चेयरमैन के वो 4 साल से 3 साल पे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल मसला है, डिस्कस किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब उसका जो मुकदमा है और जो उसकी लीगल असिस्टेंस है, वो नैब से ना ली जाए, उसको नैब के सेक्शन से हटा के सिविल डिस्प्यूट में डाल दिया जाए, ताकि वो बंदा बेल कराए और फिर मुल्क से भागे। मतलब यहाँ हम कमेंट्री नहीं कर सकते, ये वैसे मैं कर रहा हूँ जस्ट टू कीप यू पीपल एंगेज। हाँ, लेकिन ये है कि ये हकीकत है, ये जो चीजें आ रही हैं ये इसी तरीके से आ रही है। फिर ये है कि जी केसेस 1 बिलियन से ऊपर वाला प्रोसिक्यूट करेगा नैब, यानी 99 करोड़ तक का केस नहीं प्रोसिक्यूट करेगा। वेरी नाइस, ठीक है जी। उसके बाद असेंबली का मेंबर असेंबली के अंदर बैठा रहेगा, बेशक उसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूशन कर रही है, और अगर नैब प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा चल रहा है, लेकिन अगर नैब उसको प्रूव कर लेती है मुकदमा, तो पहले अगर वो 10 साल के लिए इकोनॉमिक जुर्म के अंदर उसको इनवैलिड होता था, इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, डिस्क्वालीफाई होता था, अब वो रिड्यूस होकर 5 साल हो गए। वेरी नाइस। यानी ये जो 5 साल है हुकूमत के पीटीआई की, ये गुजर जाए, उसके बाद जितने डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो सारे क्वालिफाई हो जाए। वी कैन नॉट डू द कमेंट्री, बट देन दिस इज व्हाट इट इज। इन चीजों को देख के आपको एक एजुकेटेड गेस, जब आप एजुकेटेड तरीके से चीजों को देखेंगे तो यू रियलाइज कि हाउ थिंग्स आर मैनिपुलेटेड। दूसरा स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन है, वो ये है कि जी क्रिमिनल और लैब लॉज के अंदर टाइम बाउंड कर दे, 5 साल से पुराना केस ही डिस्कस नहीं हो सकता। वेरी नाइस। यानी आज के वक्त के अंदर जरदारी वगैरह का केस या पीटीआई पीपल पार्टी की हुकूमत का डिस्कस नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पॉलिटिकल ये कमेंट्री नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया? दिस इज नॉट अलाउड। फिर उसके बाद क्या 6 ऑफेंसेस जो डिलीट करने का कहा है जी इन्होंने, ऑपोजिशन ने, वो ये कहा है कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, यानी आप फ्रॉडुलेंट और डबल शार्क के किस्म के जो पूरी पब्लिक को धोखा देते हैं, उन केसेस को नैब नहीं सुनेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। उनको पॉलिटिकल बैक सपोर्ट जो होती है। उसके बाद विलफुल डिफॉल्ट, सरकार से पैसे लिए हुए आपने, बैंक से आपने पैसे लिए हुए और आप जाके विलफुल डिफॉल्ट कर देते हैं कि जानबूझ के आप डिफॉल्ट कर देते हैं, पता होता है आपके पास एसेट है, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, उसको भी नैब नहीं लेगी। यानी जितने कर्जे लिए हुए बैंक से वो माफ करवा लीजिए। ये एक अलग डिबेटेबल पॉलिटिकल एलीट जो होती है ना, या जो अमीरों की एलीट होती है, इनकी एक अलग दुनिया होती है। बाकी हम सारे डिफरेंट सब कल्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया? तो इनके कानून इन्हीं के मफादात के लिए होते हैं, इसका हमारे से कोई तल्लुक नहीं। लेकिन ये सवाल जो है ये इस हद तक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि रिफॉर्म्स क्या है। और नो अरेस्ट अंटिल कन्विक्शन, हाँ ये ठीक है, कन्विक्शन जब तक ना हो तब तक अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कन्विक्शन ना हो तो यहाँ से लोग भाग जाते हैं। यहाँ पर कौन से बड़े ऑनरेबल पॉलिटिशियंस या पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं कि नहीं जी मुकाबला करेंगे, ये लोग तो चले जाते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रिफॉर्म्स आए हुए, देखिए जो पिछले रिफॉर्म्स थे ना जो सजेस्ट किए गए थे,
ये सारे हैं सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, यानी सिस्टम के अंदर तब्दीली आने की। ब्यूरोक्रेसी कहती है कि आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली लेके आए कि जी जो आप फिजिकल रिमांड है ये 90 से 15 दिन के अंदर लेके आए, वेरी नाइस। अब देखें कि इनकी बात के अंदर पॉलिटिक्स का रंग नजर नहीं आता आपको सिविल सर्वेंट्स की बात के अंदर, ये नेचुरल बिकॉज दे आर न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स। दूसरा वो कहते हैं अक्यूज्ड को 497 की सीआरपीसी जो पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉ है उसके तहत दी जाए, बेल दी जाए, ठीक है, दिस इज डिस्कसेबल, लेकिन ये हम फैसला तो नहीं कर रहे, हमने तो सिर्फ रिफॉर्म बताने हैं। फिर एक ओवरसाइट बॉडी बनाई जाए जो नैब की फंक्शनिंग को देखे, ये ना हो कि चेयरमैन जिस मर्जी को गिरफ्तार करा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी ट्रायल जो है वो ये ना हो कि 90 दिन का आपका रिमांड हुआ, फिर 90 दिन का रिमांड हो गया, फिर 90 दिन का रिमांड हो गया, साल इसी काम में गुजर गया, उसके बाद जाके 2 साल के बाद ट्रायल शुरू। ट्रायल 75 डेज के अंदर शुरू होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑल अपॉइंटमेंट जो नैब के अंदर हो पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू हो, अपनी मर्जी से ना हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर अरेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली रिटन ऑर्डर्स के तहत हो जो कि मजिस्ट्रेट ओवरसी करे, बिल्कुल ठीक है, ये भी सजेशन मतलब जेर गौर। उसके बाद आप देखते हैं कि फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स शुड बी सब्जेक्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ये नहीं कि नैब का चेयरमैन फ्रीज कर रहा है, कोर्ट ऑर्डर लेना चाहिए उसको किसी का एसेट फ्रीज करने के लिए। और दूसरा वो जो फ्रीज कर रहा है एसेट, वो जो उसने ओवरऑल गेन या करप्शन मिसाल के तौर पर 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ की हद तक ही आप उसके ऊपर गेन मतलब जो है वो लगाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज करेंगे, नॉट मोर देन दैट। फिर क्या जी रेड कंडक्ट करेंगे तो मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगी, ये भी ठीक है। और नैब के लॉज प्रिजन जो है ये पाकिस्तान के प्रिजन लॉज के अंडर नहीं आता, तो इसको ओवरसी मजिस्ट्रेट करेगा या विजिट करेगा। तो ये आप यहाँ पर सिविल सर्वेंट के देखते हैं सजेशंस जो हैं। फिर आप क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्रिटिसिज्म ये है कि जी वो ओवरऑल एक क्रिटिसिज्म है कि सोशल ईवल है करप्शन, ये नैब से या एफबीआर से दुरुस्त होने वाली नहीं है, ये आपकी और मेरी तालीम से दुरुस्त होने वाली है। दूसरा क्या है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी रिजीम हैज नो रेफरेंस, मतलब ये बात यूं की जा रही है कि नैब का कानून, एफबीआर का कानून, पाकिस्तान के अंदर कोई भी अकाउंटेबिलिटी रिजीम बनाई गई, रिजीम यानी नैब, एफबीआर, फलाना डमखाना, एफआईए, जितनी भी रिजीम बनाई है इनमें सिर्फ करप्शन पकड़ने और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने का जो जिक्र है, किसी जगह के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर एक आर्टिकल भी किसी ने नहीं दिया हो कि करप्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या मामला था जिनसे करप्शन प्रिवेंट की जा सकती है। तो गाइस दिस वाज माय टॉपिक फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू।